हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का इतिहास 1700 से 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 से 1857 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण 1700 से 1857 के बीच, इस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए 18वीं सदी का भारत, दिल्ली का ताज कमजोर हो चुका है, मुगल दरबार की चमक फीकी पड़ चुकी है और इसी बीच समुद्र पार से आए व्यापारी अब सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा करने की योजना भी बना रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है अंग्रेजों और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसियों से और खत्म होती है पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ के साथ। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू की। तो जो 18वीं सदी थी उसमें मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिस कारण जो अंग्रेज थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी खासकर, और जो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली थे, ये सब व्यापार के नाम पर आए थे, लेकिन इनका जो असली लक्ष्य था वो सत्ता पर कब्जा करना था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले अपना आर्थिक नियंत्रण अपने व्यापार के उद्देश्य से आए, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक चालें, युद्ध और संधियां करके पूरे भारत पर नियंत्रण जमा लिया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंग्रेजी व्यापार का विकास को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी व्यापार के विकास के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में सिर्फ मसाले, कपड़ा, रेशम और नीला का व्यापार होता था। तो जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी और इस स्टार्टिंग जब इसने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले मसाले, कपड़े, नील और रेशम के व्यापार शुरू किए थे। इसके बाद 17वीं व 18वीं शताब्दी में बंगाल, गुजरात और दक्कन के बंदरगाह से व्यापार तेजी से बढ़ा। तो जब 17वीं और 18वीं सदी का समय आया तो उस समय तक बंगाल, गुजरात और दक्कन के जो बंदरगाह थे वहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा और इसी के साथ साथ कंपनी ने भारत में कारखाने और कोठियां बनाई और स्थानीय शासकों से व्यापारिक अधिकार लिए। तो जो कंपनी थे उन्होंने कारखाने यानी कि फैक्ट्रीज और कोठिए यानी कि जो हमारे वेयर हाउस होते हैं वे सभी बनाए और जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उन सभी स्थानीय शासकों से विशेष अधिकार हासिल कर लिए थे। तो स्टूडेंट सोचिए, सूरत का बंदरगाह है, दूर से आ रहे हैं अंग्रेज जहाज, उनके गोदाम भरे हैं कपास, नील और मसालों से, और बदले में वह सिर्फ सोना चांदी नहीं ले जा रहे बल्कि भारत की किस्मत भी अपने जहाजों में भरकर ले जा रहे थे। तो यही था हमारा अंग्रेजी व्यापार का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश विस्तार के रुझान को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश विस्तार के रुझान के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता। तो दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच के प्रतिद्वंदता में हम सबसे पहले देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि 1664 ईस्वी में आई थी भारत में, वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी, क्योंकि दोनों ने दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और आंध्र में अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया। तो जो एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया
कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों ने ही दक्षिण भारत, खास करके जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, उन दोनों क्षेत्रों में अपने प्रभुत्व के लिए दोनों ने संघर्ष किया। तो फ्रांसीसी नेतृत्व डुप्ले, अंग्रेजी नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड लॉरेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के कंपनी का जो नेतृत्व करते थे वे डुप्ले थे। तो फ्रांसीसी नेता में डुप्ले थे और जो अंग्रेजी नेता थे वे रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड लॉरेंस थे। तो अंततः अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी सिर्फ कुछ छोटे व्यापारिक केंद्रों तक सीमित रह गए। तो जो अंग्रेज थे वे कब्जा करने में सफल रहे, उनका जो व्यापारिक प्रभुत्व था वो जमा रहा, और जो फ्रांसीसी थे वे केवल कुछ छोटे ही व्यापारिक केंद्रों तक सीमित रह गए। तो स्टूडेंट सोचिए, चेन्नई की गलियों में अंग्रेजी सैनिक और पांडिचेरी में फ्रांसीसी झंडा, दोनों एक दूसरे को हटाने के लिए खून पसीना बहा रहे थे। और यह सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भारत के भविष्य पर नियंत्रण करने का एक युद्ध था। तो यही था हमारा दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कर्नाटक युद्ध का। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो जो कर्नाटक था उसमें हमारे 3 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ 1764 से 48 के बीच, यानी कि 1764 और 48 के बीच हमारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें यूरोपीय संघर्ष ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध का असर भारत में पड़ा। तो जो यूरोप के ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध था उसका असर भारत में पड़ा, जिस कारण कर्नाटक युद्ध का प्रथम पहला युद्ध हुआ, जो कि हमारा 1746 से 1748 के बीच हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आया दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध में 1749 से 54 तक चला, जिसमें चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी समर्थन, अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को समर्थन दिया। तो दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को समर्थन दिया और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने चंदा साहब को समर्थन दिया था। और ये जो हमारा दूसरा युद्ध था ये हमारा 1749 से 1754 के बीच में चला। इसके बाद हमारा आता है तीसरा युद्ध, जो कि हमारा 1758 से 63 के बीच में चला। बांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। तो जो तीसरा युद्ध था इसमें वांडीवास की निर्णायक जो लड़ाई हुई थी, जो कि 1760 में हुई थी, उसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो इसी कारण से जो कर्नाटक में तीसरा युद्ध है वो हुआ, और ये युद्ध हमारा 1758 से 1763 के बीच में चला। इन दोनों युद्धों के परिणाम क्या हुए? तो परिणाम यही हुआ कि अंग्रेजी शक्ति मजबूत हुई और फ्रांसीसी भारत से लगभग बाहर हो गए। तो जो अंग्रेज था वो सबसे मजबूत शक्ति बन गया था और जो फ्रांसीसी थी वे भारत से लगभग बाहर ही हो चुके थे। उनका कुछ ही क्षेत्रों पर प्रभुत्व इस समय रह गया था। तो यही था हमारा कर्नाटक युद्ध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भारत में ब्रिटिश सत्ता थी उसकी स्थापना और उसका विस्तार किस तरीके से हुआ। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं वो हम बंगाल को बात कर लेते हैं। तो बंगाल में हम देखेंगे, बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था। तो जो हमारा उस समय ब्रिटिश जो सत्ता की स्थापना होनी थी, तो उस समय जो बंगाल था वो सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। तो इसी वजह से प्लासी का युद्ध 1757, सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव ने विश्वासघात, मीर जाफर के कारण जीत हासिल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सिराजुद्दौला जी है। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। लेकिन जो मीर जाफर थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया था, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव के जो मंत्री थे वे मीर जाफर जी थे, तो उनके विश्वासघात के कारण ही जो रॉबर्ट क्लाइव थे वे हार गए थे। तो इसी कारण मीर जाफर के विश्वासघात से जो अंग्रेज हुए वे विजय हुए। तो यही था हमारा प्लासी का युद्ध, जो कि हमारा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा बक्सर का युद्ध आता है, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज बनाम मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों की निर्णायक विजय। तो जो बक्सर का युद्ध था ये हमारा अंग्रेजों के और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों चारों के बीच में हमारा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसमें भी अंग्रेजों की जो निर्णायक जीत थी वो होती है। तो बक्सर का युद्ध हमारा 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यही थे हमारे दो ऐसे युद्ध जो कि हमारे बंगाल को लेकर हुए थे। पहला हमारा प्लासी का युद्ध, दूसरा हमारा बक्सर का युद्ध। तो इनका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यही हुआ कि 1765 में इलाहाबाद संधि, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, राजस्व वसूली का अधिकार। तो 1765 में फिर एक संधि हुई जिसको इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि में ये समझौता हुआ कि जो कंपनी थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर सकेगी, यानी कि ये 3 क्षेत्र थे, इन तीनों क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को मिल चुका था। तो यही था हमारा बंगाल। तो स्टूडेंट, गंगानगर
गंगा जो किनारे थे, गंगा के किनारे खड़े किसानों को अब महसूस हुआ कि उनका जो लगान है वो दिल्ली नहीं बल्कि अब कलकत्ता के अंग्रेजों के खजाने में जाएगा। तो यही वो क्षण था जब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं बल्कि हाकिम भी बन गए थे। तो यही था हमारा बंगाल। बंगाल के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मैसूर। अब हम बात कर लेते हैं मैसूर के बारे में। तो मैसूर में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का सबसे बड़ा विरोध किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे हैदर अली जी है। तो जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, ये दोनों एक ही बाप बेटे थे, यानी कि हैदर अली पिता थे और टीपू सुल्तान उनका पुत्र था। तो ये अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भी देखे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विद्रोह किया। और इसी के साथ चार मैसूर युद्ध 1767 से 1799 में हुए। तो मैसूर में चार मैसूर युद्ध भी हुए जो कि हमारे 1767 से 1799 तक चले। साथ ही टीपू सुल्तान माइसोरे का शेर कहलाता था, उसने फ्रांसियों से भी मित्रता की। तो जो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान थे, उनको माइसोरे का शेर कहा जाता था। इसीलिए जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान से मित्रता की थी। इसके बाद आया हमारा 1799 जिसमें श्रीरंगपट्टनम युद्ध में टीपू मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो जो हमारा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई 1799 ईस्वी में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जिस कारण से जो मैसूर था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो यही था हमारा मैसूर। मैसूर के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मराठा। अब हम बात कर लेते हैं मराठों की। तो मराठा में 18वीं सदी में मराठा शक्तिशाली थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच तीन बड़े युद्ध हुए। तो जो हमारा 18वीं सदी का जो समय था, उसमें मराठा साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य के रूप में देखा जाता है। तो इसी कारण जो अंग्रेज और मराठा थे उनके बीच में तीन युद्ध हुए। जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ वो हमारा 1775 से 1782 के बीच में चला। इसका कोई भी निर्णायक परिणाम नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा दूसरा युद्ध हुआ जो कि हमारा 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। इसमें अंग्रेज जीत गए और उन्होंने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद हमारा आया तृतीय युद्ध। यह हमारा 1817 से 1818 तक चला। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए, जिससे जो मराठा साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। तो यही वे तीन युद्ध थे जिन कारण से मराठा पर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पंजाब का लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पंजाब को। तो पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने मजबूत सिख साम्राज्य खड़ा किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे महाराजा रंजीत सिंह जी है। इन्होंने ही सबसे मजबूत सिख साम्राज्य पंजाब में खड़ा किया था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ। तो 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उनका जो ये सिख साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा। और इस समय भी हमारे दो युद्ध हुए। प्रथम सिख युद्ध जो कि हमारा 1845 से 46 के बीच में चला, जिसमें अंग्रेज विजय हुई और जो सतलज नदी का अधिकार था वो अंग्रेजों के पास चला गया। उसके बाद द्वितीय विश्व सिख युद्ध हुआ जो कि हमारा 1848 से 49 के बीच में चला। इसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और जो पंजाब था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसी कारण से जो पंजाब था वो भी ब्रिटिश सत्ता के हाथों में आ गया था। तो यही था हमारा पंजाब। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे 1700 से 1857 तक अंग्रेजों ने युद्ध, संधि और राजनीतिक चालबाजी से बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। तो जो हमारा 1700 से 1857 के बीच का समय था, इस समय अंग्रेजों ने बहुत सी ऐसी नीतियां थी जिन नीतियां लगा के उन्होंने बंगाल, मैसूर और जो मराठा थे उन सभी को अपने अधीन कर लिया। और इस प्रक्रिया में इन्होंने पूरे भारत पर धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करी। तो धीरे धीरे ऐसे अंग्रेजों ने पूरा भारत अंग्रेजी सत्ता के नियंत्रण में ले लिया और 1857 के विद्रोह तक भारत लगभग पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुका था। तो जब तक हमारा 1857 का समय आया, उस समय तक जो भारत था वो लगभग पूरी तरीके से अंग्रेजों की पकड़ में आ चुका था। तो यही वो दौर था जब भारत का किसान अंग्रेजों को कर देता था, व्यापारी अंग्रेजों की शर्तों पर व्यापार करता था और राजा भी अंग्रेजों की इजाजत से ताज पहनता था। तो भारत अब एक स्वतंत्र भूमि नहीं बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। तो स्टूडेंट यही था हमारा कि एक छोटा सा निष्कर्ष जिसमें हमने देखा कि जो कैसे अंग्रेज थे वो जो महज व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर हावी हो गए। और यही कहानी हमारी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद हमारा एक 1857 का विद्रोह भी आता है और ये वो विद्रोह था जिसने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाला ये पहला तूफान के रूप में देखा गया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा
यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश राज की विचारधाराएं और रणनीतियों के बारे में। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर आपको किसी देश पर लंबे समय तक राज करना हो तो सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा, आपके लोगों के दिमाग पर भी कब्जा करना होगा। तो स्टूडेंट 18वीं और 19वीं सदी के जो भारत था उसमें अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि जो विचारधारा और रणनीतियों की थी उनके जरिए भारत को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। तो आइए चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे ब्रिटिश सत्ता केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा और रणनीतियों से भी मजबूत हुई। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए अलग अलग नीतियां और सोच अपनाई, जिससे वे लंबे समय तक भारत पर टिके रहे। तो स्टूडेंट, जो ब्रिटिश सत्ता थी वो केवल युद्ध और ताकत से मजबूत नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता ने विचारधारा और रणनीतियों से भी अपनी पकड़ बनाई हुई थी। और ये वही हथकंडे थे जिन्होंने अंग्रेज लगभग 200 साल तक भारत में टिके रहे थे। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक विचारधारा का। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक विचारधाराओं के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राच्य विचारधारा के बारे में। तो प्राच्य विचारधारा की मान्यता देख लेते हैं। भारत की संस्कृति परंपरा ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहिए। तो जो मान्यता प्राप्य विचारधारा की वो ये कहती है कि जो भारत की संस्कृति है, जो परंपरा है, जो ज्ञान है, उसको संरक्षित रखना चाहिए, उसको एक प्राप्य विचारधारा कहा गया है। तो अंग्रेज अधिकारियों जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स हुए, इन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे वारेन हेस्टिंग्स जी है, जिन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता मदरसा 1781 और बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना करी। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए कि बनारस की गलियों में एक नया कॉलेज खुला, वहां संस्कृत में न्याय, वेद और दर्शन पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेज अधिकारी कहते भारत की आत्मा उसकी परंपरा में है, इसे बचाना होगा। और यही था हमारा प्राच्य विचारधारा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। तो ये तो हमारी प्राच्य विचारधारा हो गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी उपयोगितावादी विचारधारा आती है। उपयोगितावादी विचारधारा का जो विचार है वो देख लेते हैं। तो हर काम का मूल्य उसके लाभ और हानि से तय होना चाहिए। तो उपयोगितावादी विचारधारा कहती है कि जो भी किसी भी कार्य है, किसी भी कार्य का मूल्य उसके लाभ और हानि से तय होना चाहिए। प्रतिनिधि किसने किया इसका? जेम्स मिल और जेरिम बेंथम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जेम्स मिल जी है। इन्होंने उपयोगितावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और साथ साथ इन्होंने शिक्षा, कानून और प्रशासन में सुधार करके भारतीय समाज को ब्रिटिश मॉडल पर ढालने की सोची। तो लक्ष्य इनका यही था कि भारत को अंग्रेजी मॉडल पर ढाला जाए, जिसी कारण इन्होंने शिक्षा और कानून में बदलाव किए, अंग्रेजी शिक्षा लागू करी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी जैसे जो कानून व्यवस्था वे स्थापित करी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा, नए कानून जैसे कि भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ब्रिटिश हुकूमत कहती भारतीयों को सिविलाइज करना है। वे भारत की परंपरा को पिछड़ा बताते और अपने कानून, शिक्षा और न्याय प्रणाली थोपते उन पर, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के घड़े को अपनी इच्छा से नया आकार देता है। तो यही था हमारा उपयोगितावादी विचारधारा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट विचारधारा आती है वो हमारी आती है उदारवादी विचारधारा। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवादी विचारधारा के बारे में। तो इसकी मान्यता देख लेते हैं। तो भारतीयों को धीरे धीरे सभ्य बनाना और आधुनिक संस्थाओं से जोड़ना। तो जो उदारवादी विचारधारा है वो कहती है कि जो भारतीय है उनको धीरे धीरे सभ्य बनाया जाएगा और जो आधुनिक संस्था है उनसे उनको जोड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो जो अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसका प्रसार किया गया, उसका प्रचार किया गया। इसी के साथ साथ मैकाले का मिंट्स ऑन एजुकेशन 1835 अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई। तो जो हमारे लॉर्ड मैकाले जी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लॉर्ड मैकाले जी है। तो इन्होंने भी मिनट्स ऑन एजुकेशन जो 1835 थी उससे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू करी। और इसी के साथ साथ उदारवादियों ने भारतीयों को प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में शामिल करने की भी वकालत करी। तो जो उदारवादी थे उन्होंने भारतीयों को प्रशासन और न्याय में शामिल करने की भी बात करी।
तो स्टूडेंट 1835 में जो लॉर्ड मैकाले है वे कहते हैं कि हमें भारत में ऐसे लोग चाहिए जो कि खून से भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो। तो यही जो शिक्षा नीति थी ये भारत के इतिहास को दिशा बदल देती है। तो यही थी हमारी उदारवादी विचारधारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश राज की रणनीति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश राज की रणनीति के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कूटनीतिक जुड़ाव, यानी कि जो हमारी कूटनीतिक संधियां थी उनके बारे में। तो भारतीय शासकों से संधि करके लाभ उठाना, सुब्सिडायरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, वेजली की संधि। तो स्टूडेंट जो वेलजली की संधि थी जिसे सहायक संधि कहा जाता है, उसके माध्यम से इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ा और जो भारतीय शासक थे उनसे संधि करके इन्होंने ये लाभ उठाया। सेकंड आती है हमारा फूट डालो और राज करो, जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा फेमस चर्चा में रहती है। तो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर भारतीय समाज को बांटकर शासन करना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ावा देना। तो जो भारत था वो भारत हमारा विविधता में एकता वाला देश माना जाता था और यही चीज जो अंग्रेज थे उन्होंने सोच लिया था कि यही उनके पतन का कारण हो सकता है। तो इसके लिए भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो रणनीति है वो अपनाई, जिसमें उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर भारतीय समाज को बांटकर राज किया और जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव था वो उन्होंने बढ़ा दिया था। तो यही था हमारा फूट डालो और राज करो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रशासनिक केंद्रीकरण का। प्रशासनिक केंद्रीकरण में देखें तो हम देखते हैं इसमें पूरा शासन अंग्रेज गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय के हाथ में, भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित। तो जो सत्ता थी वो गवर्नर जनरल के हाथों में होती थी और बाद में जाके वो वायसराय के हाथ में हो गई। लेकिन जो भारतीय थे उनकी जो भागीदारी थी वो बहुत ही बेहद सीमित की गई थी। उनके भारतीयों की भागीदारी बहुत ही कम मात्रा में थी। तो यही था हमारा प्रशासनिक केंद्रीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आर्थिक शोषण आता है। आर्थिक शोषण में हम देखें तो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो इसमें भारतीय कृषि और उद्योग को नष्ट कर भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बना दिया गया। तो जो भारत था वो कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बन गया, यानी कि जो कच्चा माल था वो भारत से अपने देशों में वे ले जाते थे और जो अपने देश में ले जाके उससे माल तैयार करते थे और उस तैयार माल को फिर भारत में दोबारा बेचते थे। तो साथ ही सस्ते ब्रिटिश माल का आयात और भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। तो जो ब्रिटिश माल का आयात था वो होने लगा जिससे कि जो भारतीय उद्योग थे उनका विनाश होने लगा। तो यही था हमारा आर्थिक शोषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है असहमति का दमन। तो अब हम बात कर लेते हैं असहमति के दमन के बारे में, जिसमें विद्रोह और आंदोलनों को कठोरता से दबाना, प्रेस पर सेंसरशिप, देशभक्त नेताओं की गिरफ्तारी। तो जो विद्रोह और आंदोलन होते थे उनको कठोरता से दबा दिया जाता था। साथ ही इस पर प्रेस पर सेंसरशिप और जो नेताओं की गिरफ्तारी है जो कि स्वतंत्रता के लिए अपने जो कदम थे वे उठाते थे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती थी और जो प्रेस थी जो कि अंग्रेजों के बारे में बताती थी उन सभी पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि उन पर भी रोक लगा दी गई। तो ये था हमारा असहमति का दमन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेना और पुलिस की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं सेना और पुलिस की भूमिका के बारे में। तो अंग्रेजों ने विशाल सेना और पुलिस बल तैयार किया। सेना में भारतीय सिपाही अधिक पर नेतृत्व अंग्रेजों के पास। तो जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी मात्रा में तैयार की गई और जिसमें अधिक जो सिपाही थे वे भारतीय सिपाही होते थे, लेकिन जो नेतृत्व होता था यानी कि जो उच्च पदाधिकारी होता था सेना में भी वो अंग्रेज होता था, अंग्रेजों के पास नेतृत्व रहता था। और जो पुलिस का कार्य था वो दमन और कर वसूली करना था, यानी कि इस समय जो पुलिस का कार्य दिया गया था वो दमन या कर वसूली करना दिया गया था। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिएगी कोई राजा अंग्रेजों से संधि करता है, बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन भीतर से कैदी बन जाता है। या फिर एक किसान देखता है कि उसकी मेहनत की कमाई का अनाज और कपड़ा अंग्रेजी जहाज में भरकर लंदन भेजा जा रहा है। तो यही थी उनकी रणनीतियां। तो यही थी हमारी सेना और पुलिस की भूमिका उस समय की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संस्थागत तंत्र। तो अब हम बात कर लेते हैं संस्थागत तंत्र के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सिविल सेवाएं आईसीएस, जिसे आज के टाइम में भारतीय लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है या भारतीय लोक सेवा भी कहा जाता है या ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। तो इसमें ब्रिटिश प्रशासन की ये रीढ़ थी और इसी के साथ साथ परीक्षा लंदन में होती थी जिससे भारतीयों की भागीदारी कम रही। आईसीएस अधिकारियों के पास बहुत अधिकार थे। तो जो आईसीएस अधिकारी होते थे जो कि आज के टाइम में आईएएस अधिकारी होते हैं
उनके पास अपार अधिकार मिलते थे, लेकिन जो इसकी परीक्षा होती थी आईसीएस की, वो लंदन में होती थी। तो लंदन में होने के कारण जो भारतीय थे वे उनकी भागीदारी से बेहद कम हो जाती थी, क्योंकि एग्जाम देने के लिए उनको इतनी दूर जाना पड़ता था। तो यही थी हमारी भारतीय सिविल सेवा आईसीएस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो कानूनी ढांचा आता है। कानूनी ढांचा में अंग्रेजों ने एक समान कानून बनाए। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने एक समान कानून बनाए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि भारतीय दंड संहिता होगी जो कि 1860 में बनाई गई, दीवानी और फौजदारी अदालतें हो गई। लेकिन न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के हित में थी। तो जो न्याय व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण में ही होती थी, उनके हित में ही होती थी। तो यही था हमारा कानूनी ढांचा। कानूनी ढांचा के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा शैक्षिक नीति आती है। शैक्षिक नीतियां में हम देखेंगे पहले प्राच्य शिक्षा, बाद में अंग्रेजी शिक्षा। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो जो हमारी संस्कृति की शिक्षा थी जिसमें संस्कृत उर्दू को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद क्या किया, प्राच्य शिक्षा को हटाकर अंग्रेजी शिक्षा थोप दी गई, जिसमें 1835 का मैकाले मिंट्स आता है जो कि अंग्रेजी माध्यम जिसमें लागू किया था। तो जो अंग्रेजी माध्यम था वो मैकाले मिंट्स में लागू किया था जो कि हमारा 1835 में हुआ था। और यही था हमारा लॉर्ड मैकाले जी जिन्होंने जो 1835 का मैकाले मिंट्स है वो लागू किया था। इसके बाद आता हमारा 1854 का वुड्स डिस्पैच जिसने आधुनिक शिक्षा का आधार रखा। तो 1835 में मैकाले का मिंट्स आया, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया जिसने की आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। तो वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि यह वैसे ही था जैसे अंग्रेज अपने ढंग का नया स्कूल सिस्टम भारत में बिठा रहे हो, तो जहां से बाबू और कलर निकले जो कि अंग्रेजी राज के लिए काम करे। तो यही थी हमारी शैक्षिक नीतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे ब्रिटिश राज की विचारधाराएं। प्राच्य उपयोगितावादी उदारवादी ने शासन को वैचारिक आधार दिया। तो जो ब्रिटिश राज की विचारधाराएं थी उसने शासन को वैचारिक अधिकार प्रदान कर दिया, और इसी के साथ साथ उनकी रणनीतियां ने शासन को मजबूत किया। तो जैसे कि संधि करना, फूट डालो, राज करो, केंद्रीकरण, दमन, इन सभी रणनीतियों से उन्होंने अपने राज्य को मजबूत कर लिया। और संस्थागत ढांचे जैसे कि आईसीएस, कानून, शिक्षा, इन सभी से उन्होंने अपने शासन को स्थायी और संगठित रूप भी दे दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा यही हुआ कि भारत का शोषण और समाज में जो विभाजन था वो गहरा हो गया। तो स्टूडेंट, तलवार से जीते गए युद्ध कुछ साल तक चलते हैं, लेकिन विचारों और नीतियों से जीता गया देश सदियों तक गुलाम बन जाता है। तो अंग्रेजों ने यही काम किया और भारत उनकी इस चाल से बाहर निकलने में एक सदी से भी ज्यादा लगा बैठा। तो यही थी हमारी एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो यही थे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 के बारे में। आज की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।